हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो भाई सभी लोग? आप लोग ठीक है भाई? आ जाओ सभी लोग पढ़ने के लिए। फटाफट से शुरुआत करते हैं। आज एक नया चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है आज। जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं चैनल से, देखोगे मैंने बायोलॉजी की ये तीसरी वीडियोस है और तीसरी वीडियो भी सेल वाले चैप्टर की है। सेल की ये दूसरी वीडियो होगी। इससे पहले मैंने सेल के बारे में समझाया था। आज सेल स्ट्रक्चर को पूरे को डिस्क्राइब करेंगे हम। इसके बाद एक दो वीडियोस और आएंगी जिसमें सेल डिवीजन की बात की जाएगी और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं चैनल से या अभी नहीं जुड़े हैं, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन कर दूं कि इससे पहले मैंने काफी सारी वीडियोस डाली है। हिस्ट्री की डाली है, पॉलिटी की डाली है, ज्योग्राफी की डाली है, फिजिक्स की भी एक दो क्लास है, डेली करंट अफेयर्स है, कुछ स्टैटिक जीके की भी क्लास है और बायोलॉजी की भी क्लास मैंने शुरू कर दी है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जितने मेरे दोस्त सब्सक्राइब कर चुके हैं, जितने उनके जानने वाले हैं, सबको वीडियो शेयर कर दो जिससे कि वो भी जुड़ जाए। ठीक है, इतना तो करोगे ना मेरे लिए? ठीक है भाई, शुरुआत करते हैं। तो देखो, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपका सेल स्ट्रक्चर। हम कोशिका की संरचना की बात करेंगे और कोशिका की संरचना को हम दोनों तरीके से एक्सप्लेन करके बताता चला जाऊंगा मैं आपको। देखो, ये जो कोशिका वाली संरचना आपको यहाँ पर दिख रही है, ये प्लांट कोशिका है। कौन सी है? प्लांट कोशिका मैंने आपके लिए बनाई है। जबकि एनिमल सेल की अगर बात करोगे तो एनिमल सेल को मैं यहीं से बताता चला जाऊंगा कि किस तरीके की होती है, उसमें क्या नहीं होता है। वैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है इसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया। वो वीडियो जरूर देखें आप सभी लोग। तो जितनी वीडियो साथ के साथ देखते चले जाओ। तो एक एक करके सारी चीजों को मैं यहाँ पर पहले बता देता हूं कि सेल के अंदर है क्या क्या। ये लिख देता हूं जो यहाँ पर हो गया है मिस। देखो दोस्तों, यहां पर इस प्लांट सेल के अंदर क्या क्या होते हैं, फंक्शन इसके अंदर, वो सारे फंक्शन को एक बार मैं बता देता हूं, फिर इनको डिस्क्राइब करेंगे एक एक करके। तो देखो, सबसे पहले ये जो आपके लिए दिख रही है यहाँ पर, ये आपके लिए यहाँ पर पूरी ब्लैक ब्लैक में मैंने ये लेयर सी दिखाई हुई है, ये वाली, इसको बोलते हैं सेल वॉल। हिंदी वाली हिंदी में समझ लेना, लिख भी लेना अगर लिखना चाहो। हिंदी में बोलते हैं इसको कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। इसके अंदर जो रेड में पूरे के पूरे बनाई हुई है मैंने आपको, रेड में जितनी की जितनी लाइनिंग आपके लिए है, ये एक्चुअल में लाइनिंग नहीं है, इसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। पहले डिस्क्राइब करेंगे फिर एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, और देखो यहाँ पर ये जो लाल और काले में यहाँ पर ये बने हुए हैं गोल गोल से, इनको बोलते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स को हिंदी में बोलते हैं लवक। क्या बोलते हैं? लवक। इसके अलावा देखो, ये चप्पल की सी कुछ आकृति यहाँ पर बनी हुई है इस तरीके की। ये दो बनी हुई है, यहाँ पर मैंने दो बनाई है, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों सेम है। इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। सभी जानते हो। देखो, ये वाली जो फिगर बने हुए हैं छोटे छोटे, बिल्कुल गोल है। देखो, ये इलिप्टिकल शेप में है, ये तो आपकी पैराबोलिक शेप में है, ये बिल्कुल गोल गोल है और इनको बोलते हैं लाइसोसोम। ठीक है, क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। हिंदी में भी लाइसोसोम। ये देखो, इस तरीके की कुछ फिगर बनी हुई है आपके लिए, इसको बोलते हैं गोल्जी कॉय। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? गोल्जी कॉय। हिंदी में भी गोल्जी कॉय बोलते हैं। ठीक है, गोल्जी बॉडी इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ये जो बना हुआ है ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये गोल गोल सा आपके लिए बना हुआ है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। हिंदी में बोलते हैं इसको केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। देखो, केंद्रक के चारों तरफ कुछ इस तरीके की जो डिजाइन बनाई हुई है, इसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लिखोगे इसे। और देखो, इसके ऊपर ये कुछ पॉइंट पॉइंट गोल गोल छोटे छोटे से मैंने बनाए हुए हैं, इसको बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। और ये जो बड़ा सा बना हुआ है यहाँ पर कुछ थैली टाइप का, इसको बोलते हैं वैक्यूल। हिंदी में बोलते हैं इसको रसधानी। क्या बोलते हैं? रसधानी। और इसके अंदर जो भरा हुआ है, ये सारे के सारा जो भरा हुआ है, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, हिंदी में बोलेंगे इसको जीव द्रव्य। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लिख लेना। तो ये फंक्शंस हैं कुछ जो सेल के अंदर होते हैं और यहीं से बार बार क्वेश्चंस आता है। एक एक करके सारे पॉइंट को हम समझना शुरू कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर क्या हम समझेंगे, सेल वॉल के बारे में समझेंगे। जितने दोस्त हैं इसका फिगर का फोटो जरूर ले लें, क्योंकि आप अगर वहां से लोगे गूगल वगैरह से जाके तो आपको ये समझ नहीं आएगा। ये बहुत आसानी से मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, इसलिए आप ऐसे ही बना के अगर समझोगे तो ज्यादा आसान होगा। गूगल वगैरह पर मिलेगा जरूर, आपको पल्ले नहीं पड़ेगा उसमें क्या है। तो देखो, सबसे पहले हम सेल वॉल की यहाँ पर बात करेंगे। एक एक पॉइंट में यहाँ पर क्लियर करता चला जाऊंगा। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मैं हिंदी में लिख देता हूं यहाँ पर
इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति इसको हिंदी में बोलते हैं। देखोगे कोशिका भित्ति जो होती है सेल की सबसे आउटर लेयर होती है। आउटर एक तरीके से लेयर को हम परत बोल सकते हैं, झिल्ली नहीं बोलेंगे यहां पर। सेल की सबसे बाहरी परत जो होती है, जो सबसे बाहर का लाइन होती है, उसको हम कोशिका भित्ति बोलते हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये कोशिका भित्ति जो होती है दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजों को नोट जरूर करना, पेपर में आता है। ये बनी होती है आपकी सेलुलोज से। किससे? सेलुलोज से ये बनी होती है। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में ये पूछा जा चुका है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लो भाई, सेलुलोज की ये बनी हुई होती है। इसके अलावा देखो इसमें एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको डिस्कस कर दूं। कुछ पॉइंट मैं ऐसे जरूर डिस्कस करूंगा, चाहे आपने कितनी भी बायोलॉजी पढ़ी हो, देखना आपको नए जरूर लगेंगे यहाँ पर ये पॉइंट। और ये पढ़ाने का मेरा एक तरीका रहता है कि कुछ ऐसी चीजें मैं जरूर बताता हूं जो पेपर में आती हैं और काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। सेलुलोज में अगर हम बात करें दोस्तों, तो सेलुलोज से जो कोशिका भित्ति बनती है उसमें मेनली जितने प्लांट होते हैं, प्लांटों की भित्ति ज्यादातर किससे बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि बताइए प्रोटीन और फंजाई, जिसे हम फंगस बोलते हैं, कवक बोलते हैं, प्रोटीन और फंजाई की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नोट पॉइंट डाल के इसको कर लो भाई, स्टार डाल दो, नोट पॉइंट डाल दो, इसको नोट करो फटाफट से। मैं क्या बोल रहा हूं भाई? एक तो मैंने बात बोली आपसे बैक्टीरिया। क्या बोला मैंने? बैक्टीरिया। और दूसरा मैंने क्या बोला आपसे? फंजाई। बताओगे कोई? किसी को पता है? फंजाई। ठीक है, तो इन दोनों की जो कोशिका भित्ति है ये सेलुलोज की बनी नहीं होती है, ये बनी होती है कार्बोहाइड्रेट की। किसकी? कार्बोहाइड्रेट की ये बनी होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिखोगे भाई पॉइंट, लिखोगे कि कोशिका भित्ति प्लांट की सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन अगर आपसे बैक्टीरिया या फंजाई की बात करेगा तो इसमें कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। समझ आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर क्या याद रखनी है कि कोशिका भित्ति जो होती है इसका वर्क है क्या एक्चुअल में? इसका वर्क होता है इसको एक शेप देना, इसको एक आकार देना। सेल को आकार या सेल को शेप देने का जो वर्क करती है वो कौन सी करती है? कोशिका भित्ति करती है। याद रखोगे, कोशिका भित्ति सेल को आकार देने का कार्य करती है, इसको पूरी शेप देती है, कोशिका भित्ति देती है। ठीक है, इसमें जो पदार्थ आने जाने का प्रोसेस होता है, पदार्थों के आने जाने का जो, देखो इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि इसके अंदर जो पानी की हानि होती है, इसके अंदर पदार्थों का आना जाना जो होता है वो ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ऑस्मोसिस। इसको हम क्या बोलते हैं? परासरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परासरण। परासरण की प्रक्रिया के द्वारा इसमें पानी की हानि होती है, ठीक है, या पदार्थों का आवागमन इसके अंदर होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। कोशिका भित्ति के बारे में मैंने जितने पॉइंट बताए हैं इसको याद रखना। एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना साथ के साथ कि जो कोशिका भित्ति होती है ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाती है, ये पादप कोशिका में ही पाई जाती है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ये एक तरीके से कहा जाए तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कोशिका भित्ति का जंतु कोशिका और इसमें आपका पादप कोशिका के अंदर। पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े दूसरे पॉइंट पे, याद हो जाना चाहिए साथ के साथ। देखो यहां पर जो मोटिव है मेरा वो है आपको साथ के साथ याद कराना, साथ के साथ समझाना। एक मिनट डिस्टर्ब ले लूं मैं, ठीक है। ये पॉइंट सारे के सारे नोट कर लेना, मैं रफ करता चला जाऊंगा क्योंकि फिगर नहीं हटा रहा हूं मैं, यहां से समझानी है सारी चीजें, तो एक एक करके मैं समझाता चला जाऊंगा, आप नोट करते चले जाना। दूसरा पॉइंट पर आते हैं दोस्तों हम। दूसरा इसमें देखोगे हम जिस पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे इसको कोशिका झिल्ली। क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। देखोगे कोशिका झिल्ली होती है, ये देखोगे ये कोशिका भित्ति के बाद जो अंदर वाली परत है इसको हम क्या बोल रहे हैं? यहां पर कोशिका झिल्ली बोल रहे हैं। सबसे पहली बात, कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है? कोशिका झिल्ली का काम होता है जो पदार्थ होते हैं जो सेल के अंदर जाते हैं या सेल से बाहर निकलकर आते हैं, उन पदार्थों को
आना जाना जो होता है वो किसके द्वारा होता है? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। पदार्थों का आवागमन या आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। ये सबसे पहला पॉइंट है इसमें जो आपको याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता क्या है। ठीक है, पहली बात इसमें याद रखनी है। दूसरा पॉइंट इसमें यह भी याद रखना है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक्चुअल में बनी किसकी होती है? ठीक है, तो ये बनी होती है लिपिड की और प्रोटीन की। किसकी? लिपिड और प्रोटीन की ये बनी होती है, एंड प्रोटीन की ये बनी होती है। तो एक ये वाला पॉइंट भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि कोशिका झिल्ली बनी किसकी होती है? लिपिड की बनी होती है और प्रोटीन की बनी होती है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा यहां पर। दूसरा पॉइंट इसमें आपके लिए याद रखना कि इसमें देखोगे मैंने क्या बताया था आपके लिए कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसके थ्रू पदार्थों का आना जाना होता है। ये पदार्थों के आने जाने को करती है। पदार्थों का निकलना और पदार्थों का अंदर जाना किसके द्वारा होता है? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो होता है कुछ पदार्थों की, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनकी स्पीड को ये कम कर देता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है कुछ पदार्थों की स्पीड को कम कर देता है, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को और क्या बोला जाता है? इसी कारण से इसको अर्धपारगम्य झिल्ली बोला जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्धपारगम्य झिल्ली। इसको हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, ये लिख लेना भाई। अर्धपारगम्य झिल्ली बोला जाता है किस कारण से? क्योंकि इसमें पदार्थों का इसके थ्रू आना जाना होता है। देखो कारण जरूर जाना चाहिए, और ये कुछ पदार्थों की गति को भी कम कर देता है। तो एक ये बात याद रखोगे, देखो इसमें CO2 और O2, CO2 और O2 का जो आना जाना होता है इसके अंदर जाता है CO2 O2, वो किस विधि के द्वारा जाता है? विसरण विधि के द्वारा जाता है। पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। विसरण विधि के द्वारा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जाना होता है। विसरण को इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन विधि इसको बोला जाता है। तो ये भी याद कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने ये बताई दी आपको कि ये बनी किसकी होती है? लिपिड की और प्रोटीन की बनी होती है। इसको देखा किसके द्वारा जा सकता है? इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन इंग्लिश में बोलेंगे सूक्ष्मदर्शी को माइक्रोस्कोप। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसको देखा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से सेल मेम्ब्रेन के जितने पॉइंट थे आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। क्लियर हो रहा है भाई? सारे पॉइंट को एक एक करके नोट कर लेना, दोनों में ये भी पॉइंट क्लियर होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसके आगे। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे पॉइंट में जितने भी आपको बता रहा हूं, और मैं साथ के साथ यहाँ पर सेल वॉल जो लिख रहा है और सेल मेम्ब्रेन इसको भी रफ कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि अब हमारे लिए जो पढ़ना है वो काफी इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूं। एक देखो तीसरा पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो सबसे पहला पॉइंट आपसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछेगा तो क्या पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने माइटोकॉन्ड्रिया दिया था? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पेपर में डिस्कस कर सकता है। पेपर में ये क्वेश्चन सारे पूछ सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहली बार देखा किसने था? तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो पेपर में आते। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी वो की थी दोस्तों अल्टमैन ने। किसने की थी? अल्टमैन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। पहला ये पॉइंट याद रखना है। लेकिन इसको नाम किसने दिया था? इसका नामकरण किसने किया था? इसका नामकरण किया था बेंडा ने। किसने किया था? बेंडा ने। लेकिन इसको सबसे पहली बार देखा किसके द्वारा गया था? इसको पहली बार फ्लेमिंग के द्वारा देखा गया था। किसके द्वारा? फ्लेमिंग के द्वारा देखा गया था। तो मेरे ख्याल से ये काफी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे पॉइंट। इन पॉइंट को आप याद रख लोगे यहां से कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी, नामकरण इसका बेंडा ने किया था, फर्स्ट टाइम इसको फ्लेमिंग के द्वारा देखा गया था। पहला पॉइंट इसमें आप लोग याद रख पाओगे। दूसरा पॉइंट कि माइटोकॉन्ड्रिया की अगर वर्क की बात की जाए तो इसका काम क्या क्या होता है? सबसे पहला काम होता है इसका रेस्पिरेशन सिस्टम। इसको माइटोकॉन्ड्रिया को रेस्पिरेशन सिस्टम भी कहा जाता है। सेल का मतलब श्वसन तंत्र भी कहा जाता है। श्वसन स्थल भी माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का कहा जाता है। तो पहला पॉइंट लिखोगे कि इसे श्वसन
स्थल माइटोसेल का कहते हैं। सेल का श्वसन स्थल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। सेकंड पॉइंट इसमें जो आप लोग हमेशा से पढ़ते आए हो, पावर हाउस, किस क्या बोलते हैं? पावर हाउस, इसको माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, सेल का पावर हाउस। अब देखो ये हिंदी में जब लिखा आता है तो बड़ा कंफ्यूज कर देता है। हिंदी में लिखता है इसको शक्ति ग्रह। क्या लिखता है? शक्ति ग्रह। तो हिंदी वाले हिंदी जरूर लिख लें, शक्ति ग्रह। और क्या बोलते हैं इसको? बिजली घर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बिजली घर इसको बोला जाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। माइटोकॉन्ड्रिया से पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता है, चाहे आपने कितना पढ़ लिया हो। ये मत सोचना कि हमको आता है पेपर में 4 ऑप्शन देख के ना हालत खराब हो जाती है, कितना भी पढ़ा हो। इसलिए बार बार रिवाइज करनी है सारी चीजें हमको। श्वसन स्थल कहा जाता है इसको, शक्ति ग्रह या बिजली ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी बड़ी आपको कोशिका दिख रही है, सबसे ज्यादा कोशिका में अगर एनर्जी कहीं पर स्टोर होती है तो वो कहां पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सबसे ज्यादा एनर्जी स्टोर कहां पर होती है कोशिका के अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये जो एनर्जी स्टोर होती है वो किसके रूप में होती है? एटीपी। ठीक है, किसके रूप में होती है? एटीपी के रूप में होती है। एटीपी की फुल फॉर्म यहां पर जरूर याद रखना। इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट, ये जरूर याद रखना इसकी फुल फॉर्म क्या है। ये क्या है एक्चुअल में? इसको ऊर्जा ग्रह आप कह सकते हो एक तरीके से, कि ऊर्जा ग्रह या ऊर्जा का जो स्टोरेज होता है वो कहां पर होता है? एटीपी के अंदर होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई आपके लिए, याद रखोगे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और यहां पर पॉइंट याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए का भी निर्माण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीएनए और कहां पाया जाता है? केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। राइबोसोम कहां पर पाया जाता है? इसके अलावा राइबोसोम कहां पर पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। और प्रोटीन भी माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो 3 चीजें जरूर याद रखना है इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है और प्रोटीन भी पाया जाता है। रिपीट करूं मैं एक और बार, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए, राइबोसोम और प्रोटीन तीनों ही पदार्थ पाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से माइटोकॉन्ड्रिया आपको समझ में आ गया होगा। इसकी आकृति आपको दिख रही है, इसकी आकृति आपको दिख रही है। इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, दोहरी झिल्ली होती है इसके अंदर। और दोहरी झिल्ली में जो ऊपर वाली झिल्ली होती है इसको बोलते हैं ट्यूबुली। क्या बोलते हैं? ट्यूबुली इसको बोलते हैं। और ऊपर वाली जो झिल्ली होती है ट्यूबुली, ये प्लांट सेल में पाई जाती है। देखो ये स्पेलिंग में यहां पर लिख देता हूं आपके लिए, ट्यूबुली जरूर याद रखना, TUBULI, TUBULI, ट्यूबुली। देखो ये स्पेलिंग लिखो यहां पर, यहां नहीं लिख रहा मैं, यहीं पर लिख देता हूं मैं, ट्यूबुली, TUBULI। ये जो पाई जाती है ट्यूबुली, ऊपर वाली मेम्ब्रेन, ये प्लांट वाले में पाई जाती है। और क्रिस्टिया जो पाई जाती है, क्रिस्टिया, ये जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, अंदर वाली मेम्ब्रेन जो आपको अलग तरीके से बनी हुई दिख रही है, ये पाई जाती है जंतु कोशिका में। तो 2 पॉइंट जरूर याद रखना कि डबल मेम्ब्रेन की तरह बनी होती है। और इसमें 2 मेम्ब्रेन जो होती है, ऊपर वाली मेम्ब्रेन जो होती है ट्यूबुली, ये प्लांट सेल में पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है। और जबकि अंदर वाली मेम्ब्रेन क्रिस्टिया जो होती है, ये एनिमल सेल में पाई जाती है। छोटी छोटी चीजें हैं जो पेपर वाला पूछता है और हमेशा हम गलत करके आते हैं। क्लियर भाई? माइटोकॉन्ड्रिया हटा दो यहां से, सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से आगे बढ़ते हैं इसमें से। ठीक है, जितना हो जाएगा आज उतना कर लेंगे, ज्यादा ये नहीं करेंगे कि आपके लिए हेक्टिक हो जाए, कर लेंगे, क्योंकि अभी इसमें एक और क्लास बननी है पूरी। तो देखोगे आगे का पॉइंट क्या है इसके अंदर, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और ये समझ लो कि ये जो पॉइंट मैं पढ़ाऊंगा ये पूरे सेल की जान है। इससे सारे क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं, क्योंकि सेल के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है। तो देखोगे अब ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये पॉइंट होगा आपको न्यूक्लियस। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये आ गया तो समझ लो कि आपको पूरे के पूरा सेल आ गया। ये समझ लो आप कि अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो समझ लो पूरा सेल समझ में आ जाएगा, क्योंकि पूरे सेल में और कुछ है भी नहीं इसके अलावा ज्यादा कुछ। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें न्यूक्लियस की, इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। भाई अच्छे से समझना, मुझे लग रहा है दिख तो रहा होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले केंद्रक। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। किसके? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। कब की गई थी? 1831 में इसकी खोज की गई थी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज कब की थी?
1831 में इसकी खोज की थी। इसकी जो शेप होती है, एक्चुअल में मैंने गोल बना जरूर दी है, लेकिन हाँ गोल भी होती है। इसकी शेप दो तरीके से होती है। एक तो इसकी शेप स्फेरिकल होती है, जैसे कुछ कुछ आपको दिख रही है, और दूसरी शेप जो होती है इसकी वो इलिप्टिकल होती है। कैसी होती है? इलिप्टिकल होती है, परवलयाकार, जिसको हिंदी में बोलते हैं। यहां पर आप गोलाकार बोल सकते हो हिंदी में, यहां पर आप क्या बोलोगे? परवलयाकार। इसकी शेप दो तरीके की होती है। मैंने क्या बोला था कि न्यूक्लियस जो होता है वो पूरे सेल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेल के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, सेल की जितनी भी इंपॉर्टेंट क्रियाएं हैं, वो सारी की सारी क्रियाएं आपको कहां पर देखने को मिल सकती हैं? न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिल सकती हैं। इसलिए न्यूक्लियस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर होता है। न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स भी होते हैं कुछ, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। कुछ कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियस के, उन कंपोनेंट की मैं बात करूंगा। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पढ़ने वाले होते हैं। सारे न्यूक्लियस को मैं डिस्कस करूंगा अभी आपसे। अब देखो इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट्स होता है उसको बोलते हैं हम यहां पर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये लिख लेना सारे पॉइंट, मैं रफ कर दूंगा साथ के साथ। मेम्ब्रेन। दूसरा जो पॉइंट होता है इसके अंदर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है आपका दो तीन पॉइंट इसमें लिख लोगे, सारे के सारे पॉइंट में यहां पर बोल रहा हूं। लिखोगे इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म। तीसरा जो पॉइंट है इसमें दोस्तों, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोलस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चौथा जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर नेटवर्क, ठीक है। ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। किसके कंपोनेंट हैं दोस्तों? ये सबके सब कंपोनेंट हैं आपके केंद्रक के, ठीक है। कि केंद्रक के अंदर ये सारी चीजें पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती है एक एक करके डिस्क्राइब करूंगा तो सारा केंद्रक समझ में आएगा। न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन पाई जाती है इसके अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है इसके अंदर, न्यूक्लियोलस पाया जाता है, केंद्रिका इसको बोलते हैं, और न्यूक्लियर नेटवर्क भी इसके अंदर पाए जाते हैं। अब देखो एक एक करके सारे कंपोनेंट की बात करूं तो देखो सबसे पहले तो यहां पर मैंने ये बनाया हुआ है, ये क्या है? एक्चुअल में न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है। और यहां पर ये गोल गोल सा जो बन गया है इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। मतलब ये जो न्यूक्लियोलस होता है वो थोड़ा सा केंद्र से हटके होता है, ठीक है, केंद्र से थोड़ा सा हटके होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। अब देखो इस यहां पर केंद्रक झिल्ली की बात कर रहा है। जो केंद्रक की झिल्ली होती है इसके चारों तरफ, मैं फिगर से ही समझाऊंगा। भाई देखो ये केंद्रक है और केंद्रक के चारों तरफ क्या है? यहाँ पर झिल्ली है। और यहाँ पर जो झिल्ली है केंद्रक के चारों तरफ, मैं यहाँ पर बना लेता हूं, ये है केंद्रक। और केंद्रक में ये हो गया आपका पूरे के पूरा, इसमें कुछ बताएंगे हम आगे। ये आपके लिए क्या हो गया? ये हो गया न्यूक्लियोलस। इसमें क्या है? यहां पर इस तरीके की मेम्ब्रेन है। जो मेम्ब्रेन है वो भी कैसी है? डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। कैसी है? डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, मेम्ब्रेन है। तो पहली बात तो ये याद रखना, ये दोहरी झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है? ये दोहरी झिल्ली ये होती है। अब ये जो दोहरी झिल्ली होती है ये बनी किसकी होती है? ये बनी होती है, यहां पर ये झिल्ली है, ये प्रोटीन की और फैट की बनी हुई होती है। किसकी? प्रोटीन और फैट की ये झिल्ली बनी हुई होती है। यहां पर ये झिल्ली आपको दिख रही है, ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन की और फैट की ये झिल्ली बनी हुई होती है। एक पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पर जो झिल्ली दिख रही है आपके लिए, एक्चुअल में यहां पर ये मैं बनाया हुआ हूं, यहां पर ये झिल्ली किससे कनेक्ट होती है? ये कनेक्ट होती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा आपसे कि बताइए निम्नलिखित में से केंद्रक की झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो किससे कनेक्ट होती है? अब आपको ऑप्शन दे देगा गोल्जी कॉइल, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट होती है। एक बात इसमें याद रखना, एक और इसके अंदर पॉइंट याद रखना कि इस झिल्ली के माध्यम से, ये जो झिल्ली है इस झिल्ली के माध्यम से इसके अंदर कुछ पदार्थ एंटर करते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ पदार्थ एंटर करते हैं जिसमें एक को तो हम क्या बोलते हैं? न्यूकोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूकोप्लाज्म।
और एक को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। देखो मैं दोनों लिख देता हूं यहां पर, न्यूकोप्लाज्म और एक होता है यहां पर साइटोप्लाज्म। ये कुछ पदार्थ हैं, दो पदार्थ हैं जो इसके माध्यम से इसमें एंटर करते हैं, बाहर आते जाते हैं। तो ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, न्यूकोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। अब देखो यहां पर हमने जो लिखा हुआ है वो कौन सा है, आपका न्यूकोप्लाज्म है। कौन सा है, न्यूकोप्लाज्म है। ठीक है, सारे पॉइंट इसमें नोट कर लो सभी लोग। अब देखो यहां पर न्यूकोप्लाज्म की अगर दोस्तों हम बात करें, सबने नोट कर लिया है, बढ़ूं आगे में। ठीक है, तो देखोगे न्यूकोप्लाज्म जो होता है बेसिकली जो बना होता है प्रोटीन, फॉस्फेरस और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। देखो इसकी बात करता हूं यहां पर मैं न्यूकोप्लाज्म की, ये जो बना होता है ये प्रोटीन का बना होता है, एक पॉइंट इसमें याद रखना, फॉस्फोरस को बना होता है, फॉस्फोरस, और किसका बना होता है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का ये बना होता है। तीन चीजों का बना हुआ होता है। यहां पर ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि जो न्यूकोप्लाज्म है ये बना किसका होता है, प्रोटीन का बना होता है, फॉस्फोरस का बना होता है और न्यूक्लिक एसिड का ये बना हुआ होता है। तो ये तीन चीजों का बना हुआ होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट इसके अंदर रहेगा। जबकि यहां पर न्यूक्लियस जो लिखा हुआ है, अगर इस न्यूक्लियस की बात की जाए तो न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर, न्यूक्लियस एक ऐसा स्फेरिकल छोटे छोटे से पदार्थ इसके अंदर होते हैं, वो एक या एक से अधिक हो सकते हैं। कुछ इस तरीके के स्फेरिकल टाइप के न्यूक्लियस इसमें पाए जाते हैं। इस तरीके के जो पदार्थ पाए जाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। अब देखो ये पदार्थ इसके अंदर पाए जा रहे हैं ये वाले, इनका वर्क क्या होता है, इनका काम क्या होता है, ये वर्क करते क्या है। इनका एक काम तो ये होता है कि जो आरएनए होता है, एक्चुअल में आरएनए भी तीन प्रकार के होते हैं। जब मैं डीएनए और आरएनए पढ़ाऊंगा समझ में आएगा। तो इसमें आरएनए की बात मैं यहां पर कर रहा हूं, यहां जगह कम है, आरएनए की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ये स्मॉल में लिखा जाता है। तो इसमें आरएनए जो पाया जाता है उसका जो सिंथेसिस होता है, आरएनए का जो संश्लेषण होता है वो कहां पर होता है, किसके द्वारा होता है, वो न्यूक्लियोलस के द्वारा होता है, केंद्रिका के द्वारा होता है आरएनए का संश्लेषण। दूसरा इंपॉर्टेंट, आरएनए का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है या आरएनए का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी किसके द्वारा होता है, न्यूक्लियस के द्वारा होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट, जो राइबोसोम कलेक्ट करता है, राइबोसोम को केंद्रक के अंदर कलेक्ट करता है, वो भी कौन करता है, न्यूक्लियोलस करता है। तो तीन पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि केंद्रक के अंदर न्यूक्लियस तीन काम करता है। एक तो आरएनए को सिंथेसाइज करता है, मतलब संश्लेषित करता है, और इसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर इसको भेजने का काम करता है। और तीसरा क्या काम करता है यहाँ पर, ये न्यूक्लियोलस तीसरा काम करता है यहाँ पर राइबोसोम को इकट्ठा करना। राइबोसोम इकट्ठे किसके द्वारा किए जाते हैं, न्यूक्लियोलस के द्वारा किए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें चौथा जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर नेटवर्क। एक्चुअल में न्यूक्लियर नेटवर्क है क्या, देखो स्टोरी में समझो सारी चीजों को। न्यूक्लियर नेटवर्क एक तरीके से सेल जो होता है और सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो कुछ नेटवर्क के जैसा होता है। जैसे आपने देखा होगा कि नेटवर्क चारों तरफ से फैले हुए हैं, नेटवर्क का मतलब होता है वो चारों तरफ हो, ठीक है। तो चारों तरफ जो होता है, तो सेल बेसिकली किसकी तरह होता है, नेटवर्क की तरह काम करता है, ठीक है। इस चीज को आगे और समझें अच्छी तरीके से, मैं रफ कर देता हूं सारी चीजों को। भाई देखो समझने वाली चीज ज्यादा है, आप पढ़ तो कहीं से भी लोगे और आपके समझ में आ गई ना सारी चीजें, तो समझ लेना आपको सेल समझ में आ जाएगा। मैं फिर भी यही बात कह रहा हूं कि इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका यही है, ठीक है। ठीक, मैं क्या बोला था इसके अंदर, तो इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया कि यहां पर हम न्यूक्लियर नेटवर्क की बात कर रहे हैं। तो जो ये होता है आपके लिए केंद्रक होता है, जो सेल होता है पूरे के पूरा, वो सेल एक्चुअल में एक नेटवर्क की तरह काम कर रहा है। भाई नेटवर्क ही तो है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर सब चीजों को क्या कर रहा है, एक तरीके से फंक्शन कर रहा है सब चीज का। तो ये क्या कहलाएगा, आपका न्यूक्लियर नेटवर्क कहलाता है। इसके अंदर, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, इसके अंदर जो छोटे छोटे से एक्चुअल में टुकड़े टाइप के होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। अब देखो इसमें एक्चुअल में है क्या, केंद्रक में जैसे ये बना हुआ है यहां पर इस तरीके से, ये क्या है आपका केंद्रक है।
इस केंद्रक में ये पॉइंट क्या है आपका, न्यूक्लियोलस है। इसमें ये जो इस तरीके के टुकड़े टाइप के इसमें होते हैं, इन टुकड़े टाइप को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। आधुनिक जो अनुवांशवादी लोग हैं, मतलब आधुनिक जो जेनेटिक्सिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या बोला है कि जो क्रोमेटिन है वो जेनेटिक फंक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए, जेनेटिक फंक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। पहली इंपॉर्टेंट बात, क्रोमेटिन क्या होता है, ये छोटे छोटे मोटे कुछ धागे नुमा टुकड़े होते हैं, इस तरीके के धागे, और ये जेनेटिक फंक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो क्रोमेटिन है ये 3 पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें 3 पदार्थ आपके लिए पाए जाएंगे। वो 3 पदार्थ कौन कौन से होते हैं, एक तो इसमें प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन। कौन सी प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है इसके अंदर। दूसरा इसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, तीसरा इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है। मतलब आप ये कह सकते हो, आपको क्रोमेटिन डीएनए और प्रोटीन की बनी हुई होती है, क्योंकि हिस्टोन क्या एक्चुअल में प्रोटीन है, और यहां पर न्यूक्लिक एसिड भी इसमें होता है। लेकिन इन तीनों में क्रोमेटिन के अंदर जो मेन फंक्शन होता है वो कौन सा होता है, डीएनए का होता है। डीएनए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि डीएनए जो होता है वो एक्चुअल में आगे जितनी भी जेनेटिक प्रक्रियाएं होती हैं, जो आनुवंशिक प्रक्रियाएं होती हैं, वो किसके द्वारा संचालित होती हैं, डीएनए के द्वारा ही संचालित होती हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब देखो सेल डिवीजन होता है तो डीएनए क्या हो जाता है, एक तरीके से संकुचित हो जाता है। क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। और जब ये सिकुड़ जाता है तो उसी चीज को सिकुड़ने के बाद जब ये जुड़ जाएंगी सारी चीजें, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो क्रोमोसोम का निर्माण होता है वो कहां से होता है, डीएनए के सेल डिवीजन से होता है। कोशिका सिद्धांत, यहां पर सेल डिवीजन देखोगे जब हम पढ़ेंगे कि कोशिका विभाजन के दौरान क्या होता है, क्रोमोसोम का निर्माण होता है। अब देखो इन क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूं तो क्रोमोसोम होते हैं जेनेटिक फंक्शन के लिए जिम्मेदार। ठीक है, किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, जेनेटिक फंक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। आनुवंशिक प्रक्रियाएं जो होती हैं वो क्रोमोसोम से ही होती हैं, और उसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, क्रोमेटिन इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है, क्रोमेटिन इंपॉर्टेंट होती है। अब ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये एक प्रकार की इस तरीके की जेली टाइप की, इस तरीके की धागे टाइप पर लटकी हुई होती है, जेली। क्या लगी होती है, जेली। और इस पर ये जेली जो लगी होती है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मैट्रिक्स बोलते हैं। जब ये मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स जब आपस में जुड़ती हैं, एक तो मैट्रिक्स इस तरीके की होती है और एक मैट्रिक्स इस तरीके की होती है। और सही से बना दूं मैं, एक इस तरीके का कुछ होता है, एक तो इस तरीके का होता है और एक इस तरीके का होता है। ठीक है, ये 2 मैट्रिक्स, जब ये दोनों मैट्रिक्स एक और एक 2 मैट्रिक्स जब हो जाती हैं, जिसे डबल हेलिक्स बॉन्ड भी कहा जाता है, तो 2 मैट्रिक्स मिलकर किसका निर्माण करती हैं, क्रोमोनेमेटा। किसका निर्माण करती हैं, क्रोमोनेमेटा का निर्माण करती हैं। जब 2 मैट्रिक्स आपस में जुड़ जाती हैं तो ये किसका निर्माण करती हैं, क्रोमोनेमेटा का निर्माण करती हैं। इस क्रोमोनेमेटा को क्रोमेटिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड भी इसको बोला जाता है। तो ये भी इसमें याद रखना कि जब 2 मैट्रिक्स आपस में जुड़ जाएं तो वो किसका निर्माण करती हैं, क्रोमैनोमेटा का निर्माण करती हैं। और इस क्रोमैनोमेटा को हम क्या बोल सकते हैं, क्रोमेटिड भी बोल सकते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक इस तरीके की जो संरचना आप देख पा रहे हो, यही संरचना किसकी होती है, एक्चुअल में डीएनए की संरचना होती है। और इस डीएनए के ऊपर यहाँ पर कुछ पॉइंट टाइप के इस तरीके से बिंदु जो लगे होते हैं दोस्तों, इनको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। यही जीन होते हैं जो माँ बाप से आगे ट्रांसफर करते हैं अब बच्चों के अंदर सारी प्रक्रियाओं को, आनुवंशिक प्रक्रियाओं को। भाई जैसे माँ बाप, बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप की तरह दिखाई देते हैं, किसी की आंख, किसी की नाक, किसी का मुंह, ये सारी चीजें होती हैं वो डीएनए में जो जीन होता है इसके द्वारा होती हैं।
तो डीएनए में जो जीन होता है उसका काम ही ये होता है कि जो आनुवांशिक प्रक्रियाएं हैं उनको एक से दूसरे में ट्रांसफर करना। तो आनुवांशिक प्रक्रियाएं जितनी भी होती हैं एक से दूसरे में ट्रांसफर करने की, वो किसके द्वारा होती हैं? डीएनए के द्वारा होती हैं। तो यहां पर एक बात समझ में ये आ गई न्यूक्लियस के अंदर कि न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए है, न्यूक्लियस के अंदर ही जीन है, न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमेटिन है, न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोनेमेटा है, न्यूक्लियस के अंदर सारे की सारी चीजें आप देख पा रहे हो। गुणसूत्र जो बन रहे हैं वो कहां पर बन रहे हैं? न्यूक्लियस में बन रहे हैं। तो न्यूक्लियस सबसे मेन फंक्शन यहां पर काम करता है। एक बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात यहां पर छोटी सी और फैक्चुअल बात मैं कर लेता हूं 5 मिनट के लिए, फिर इसके बाद क्लास बंद कर देंगे। इसमें आगे की जो पॉइंट है वो आगे क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है? फिगर बना के फिर दोबारा से जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करेंगे। तो देखो गुणसूत्र की अगर बात करें दोस्तों, हम जैसे क्रोमोसोम की हम बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम जो होते हैं ये माता और पिता में दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है? मेल या फीमेल यहां पर कर सकते हैं, मेल और फीमेल। देखो एक चीज और यहां पर मैं डिस्कस कर लूं आपके लिए कि जो जेंडर निर्धारित करने का काम करता है वो कौन करता है? मेल करता है। जेंडर निर्धारित करने का काम किसके द्वारा होता है? बेटा होगी या बेटी, ठीक है? इसका जो जेंडर निर्धारित करना है वो मेल के द्वारा करना है, क्योंकि मेल में जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं, जबकि फीमेल में जो होते हैं एक्स एक्स होते हैं, मतलब इसके एक जैसे। फीमेल के क्रोमोसोम एक जैसे, इसलिए फीमेल यहां पर जेंडर को डिसाइड नहीं कर सकती। जेंडर जो डिसाइड करने वाला काम होगा वो किसके द्वारा होगा? मेल के द्वारा। अगर इसका वाई जाकर एक्स से मिलेगा तो बेटा होगा, अगर इसका एक्स जाकर एक्स से मिल गया तो बेटी होगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो जेंडर निर्धारित किसके द्वारा होता है? मेल के द्वारा होता है। इसीलिए जेंडर निर्धारित मेल के द्वारा होता है। इसीलिए आप जितनी भी चीजें जब पढ़ते हो, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ पॉलिटी, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स, जितनी भी चीजें पढ़ते हो आपने फादर ही लगा हुआ देखा होगा। आपने ये नहीं देखा होगा मदर ऑफ फिजिक्स, मदर ऑफ हिस्ट्री, मदर ऑफ, मतलब कोई भी चीज आप पढ़ोगे उसमें फादर ही लगा मिलेगा। तो इसकी वजह क्या है? ये वजह कहां से ली गई है? क्रोमोसोम से ली गई है कि यहां पर जो जेंडर डिसाइड करता है वो मेल फंक्शन डिसाइड करता है, इसीलिए यहां पर ये सारी चीजें हुई हैं। अब इसके अंदर देखोगे मेल के अंदर या फीमेल के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, वो कितने होते हैं दोस्तों? 23 जोड़े होते हैं। कितने तो होते हैं? यहां भी 23 जोड़े होते हैं और यहां भी 23 जोड़े ही होते हैं। तो कुल मिलाकर कितने होते हैं? 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम फीमेल या मेल में पाए जाते हैं। जबकि जो आपका जेंडर ना तो मेल हो ना फीमेल हो, जिसे हम ट्रांसजेंडर कहते हैं, उसमें एक क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। और उसमें एक जब प्लस होता है तो उसको हम ना तो मेल कहते हैं और ना ही हम फीमेल कहते हैं, तो उसे हम ट्रांसजेंडर यहां पर कह सकते हैं, ट्रांसजेंडर यहां पर हम कह सकते हैं। और उसके अंदर एक गुणसूत्र ज्यादा हो जाता है, जैसे उसके अंदर XX Y भी हो सकते हैं या YYX भी उसके अंदर हो सकते हैं, मतलब एक गुणसूत्र उसके अंदर ज्यादा होगा, ठीक है? तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैंने दी है कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है, सेल वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है। ये आपको मिलिए मैंने 4 फंक्शंस यहाँ पर आपके लिए डिस्कस किए हैं और मुझे लगता है कि चारों फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है? अगर आए हो तो वीडियो को जरूर शेयर करना और कल मैं आपके लिए सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्रोमोसोम्स होते हैं उनको भी डिस्कस करूंगा, ठीक है? जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि भाई कुत्ते में कितने होते हैं, बंदर में कितने होते हैं, चिंपैंजी में कितने होते हैं, तो सारे क्रोमोसोम्स जितने भी होते हैं इंपॉर्टेंट जो पेपर में आते हैं आपके, उनको हम कल डिस्कस करेंगे वीडियो में। और आगे इसमें जो रह गया है वो भी मैं कल डिस्कस करूंगा। चलो दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आया है तो कमेंट जरूर करना और बताना कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगी। चलो मैं आपसे लेता हूं विदा, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।